वैसे एमएलए एमपी का काम क्या है? एमएलए एमपी को हमारे संविधान में उनको कानून निर्माता कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ मेकर। तो जैसे लोहार का काम है ईमानदारी से अपना वो बनाना, लोहे का सामान, कुम्हार का काम है ईमानदारी से मिट्टी का बर्तन बनाना, वैसे एमएलए एमपी का क्या काम हो गया? ईमानदारी से। तो जब ड्राइवर का काम है अच्छी तरीके गाड़ी चलाना, तो सांसद विधायक का क्या काम है? अच्छी तरीके कानून बनाना। क्या काम है? वैसे आज थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, संघ की पद्धति में यह नहीं होता है कि लगातार सवाल जवाब हो, लेकिन मेरा तरीका यह है, थोड़ा मैं ऐसे ही बात करता हूं, तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं खुल के बोलते जाइए। आपको 1 घंटे पता नहीं चलेगा कैसे बीत गया, मुझे भी नहीं पता चलेगा। तो जैसे ड्राइवर का काम है अच्छी तरीके गाड़ी चलाना, ऐसे एमएलए एमपी का क्या काम है? अच्छी तरीके के अब घटिया कानून बनाना कि बढ़िया कानून बनाना? बढ़िया कानून बनाने का मतलब विश्व का सबसे बढ़िया कानून बनाना। अरे जब हम वर्ल्ड क्लास हाईवे बना सकते हैं, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बना सकते हैं, हमारे वैज्ञानिक चंद्रमा पे जा सकते हैं, हम वर्ल्ड क्लास की मिसाइल बना सकते हैं, अग्नि मिसाइल बना सकते हैं, तो हम वर्ल्ड क्लास कानून क्यों नहीं बना सकते जिसमें कोई लागत भी नहीं आएगी? कोई लागत है क्या कानून बनाने में? लेकिन दुर्भाग्यवश वो काम हुआ नहीं। ये मेरे हाथ में अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है। जैसे भारत में इंडियन पिनल कोड चलता है, ऐसे अमेरिका में फेडरल पिनल कोड चलता है। दिख रहा होगा सबको। अब जरा सोचिए हमारे देश में पिछले 75 साल में हुआ क्या, और इसको विमर्श में लाना जरूरी क्यों है। भारत की जनसंख्या अमेरिका की लगभग 5 गुना ज्यादा। कितनी? 5 गुना। भारत में अपराध अमेरिका का लगभग 5 गुना ज्यादा। लेकिन भारत के इंडियन पिनल कोड में केवल 23 चैप्टर हैं, 23 चैप्टर। अमेरिका के फेडरल पिनल कोड में जहां की अपराध भी कम है, जनसंख्या भी कम है, 123 चैप्टर। कितने चैप्टर? 123। तो भारत में 23 चैप्टर, अमेरिका में 123 चैप्टर। अब इस चैप्टर का डिफरेंस क्या है समझिए। भारत के इंडियन पिनल कोड में अपहरण करने पे 7 साल की सजा है। सेक्शन 363 है किडनैपिंग। मैक्सिमम सजा कितनी? 7 साल। एक आदमी को किडनैप करो तो भी 7 साल, 2 को करो तो भी 7 साल, 10 को करो 30 तो भी 7 साल। अमेरिका के फेडरल पिनल कोड में किडनैपिंग की सजा मिनिमम 50 साल है। कितनी है? और किडनैपिंग के बाद मर्डर कर दिया तो फांसी भी है। और एक को किडनैप किया तो 50 साल, 2 को किडनैप किया तो 100 साल, 3 को किडनैप किया तो 150 साल, 4 को किडनैप किया तो 250 साल, 5 को किया तो अमेरिका में किडनैपिंग पे हजार साल की सजा होती है। आदमी जिंदा नहीं रहता, अलग बात है, लेकिन मैसेज देने के लिए, लोगों के दिमाग में टेरर देने के लिए, ये बताने के लिए कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, समाज को बताने के लिए कि इस परिवार के लड़के ने इतना बड़ा अपराध किया था, सजा को 2000 साल, 3000 साल, 5000 साल, 10,000 साल, 90,000 साल, 1 लाख साल तक की सजा होती है। अब ये बताइए किडनैपिंग वहां रुकेगी कि यहां रुकेगी? जोर से बोलिए। अब जब किडनैपिंग वहां रुकेगी तो व्यापार वहां बढ़ेगा कि यहां बढ़ेगा? क्योंकि व्यापारियों को सबसे पहले सुरक्षित स्थान चाहिए। तो अगर हम अच्छा कानून बना दें, मेरा ऐसे मानना है कि 2% जीडीपी तो भारत की ऐसे ही बढ़ जाएगी। केवल जुडिशियल रिफॉर्म कर दें, अपराध अच्छा कठोर बना दें, मुकदमे का फैसला फटाफट करना शुरू कर दें। पता चला चेक बाउंस का केस 10 साल चल रहा है, जितने का चेक बाउंस नहीं हुआ उससे ज्यादा वकील की फीस चली गई। तो जीडीपी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूं। वैसे आप लोग सब लोग यहां हैं, आप कभी गूगल करिएगा लॉन्गेस्ट सेंटेंसेस इन द वर्ल्ड, एक विकिपीडिया पे लिंक है। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूं। एक अब्दुल्ला बरगोटी था, उसने इजराइल में बम धमाका किया। उस बम धमाके में 66 लोग मारे गए थे, 66। उसको 67 आजीवन कारावास और 5200 साल की सजा हुई।
अब 66 लोगों को मारा, इसलिए एक प्लस करके 67 तो आजीवन कारावास दिया। बाकी उसके पास अवैध बम था, फला था, फला था, फला था, उसकी 5200 साल। हमारे यहां मुंबई बम ब्लास्ट में 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे, फांसी केवल एक को हुई थी। उसको सप्लाई पहुंचाने वाले, उसकी मदद करने वाले, उसका डॉक्यूमेंट बनाने वाले, किसी को फांसी हुई, किसी को आजीवन कारावास हुआ। अब ये बताइए, वो सुरक्षित इजराइल रहेगा, भारत रहेगा? अब कानून बनाना किसका काम? किसका काम? टर्की में एक बंदे ने मर्डर किया था, 39 लोगों को उसने बम ब्लास्ट किया, 39 लोग मरे, इसलिए 40 आजीवन कारावास और 1300 साल की सजा। मैक्सिको में एक बंदे ने चिटफंड कंपनी बनाई। चिटफंड कंपनी बनाते रहते कि भाई ज्यादा ब्याज देंगे, 100 रुपए लगाओ, साल में 200 पाओ, ऐसा स्कीम लॉन्च करते हैं। मैक्सिको में ऐसे उसने स्कीम बनाई, 16,000 लोगों का पैसा लेके वो चंपत हो गया। उसको 1,41,000 साल की सजा हुई। कितनी? जोर से बोलिए। आप ये बताइए, मैक्सिको में कोई दोबारा चिटफंड कंपनी बनाएगा फर्जी वाली? नहीं बनाएगा। तो मेरा ये कहना है, चलई स्वधर्म निरति श्रुति नीति। सब अपना अपने धर्म के अनुसार अपना अपना काम करें। व्यापारी अपने धर्म का पालन करें, डॉक्टर अपने धर्म का पालन करें, टीचर अपने धर्म का पालन करें, वैसे सांसद विधायक अपने धर्म का पालन करें। और उनका पहला धर्म है विश्व का सर्वोत्तम कानून भारत में बनाना। हर कानून को विश्व का सर्वोत्तम कानून बनाना। अनफॉर्चुनेटली हम हर चीज में देखते हैं कि मेरे पास ये वाला लड़ाकू विमान है तो फ्रांस के पास क्या है, हमारे पास ये वाली मिसाइल है तो पाकिस्तान के पास क्या है, अमेरिका के पास क्या है। अमेरिका से हम सामान खरीदते हैं, सिंगापुर से सामान खरीदते हैं, पता नहीं हजारों हजार करोड़ रुपए देके अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर, जापान सामान खरीदते हैं। कभी उनके कानूनों को मुफ्त में भी नहीं लेते। अगर हम ये फेडरल पिनल कोड की कॉपी पेस्ट मार दें इंडिया में, अमेरिका पैसा मांगेगा क्या? मांगेगा। अपराध कम होगा कि नहीं? ये ड्यूटी किसकी है? चलहि स्वधर्म निरत श्रुति। हमें अपने माननीय सांसदों से आज मैं इस धर्म नगरी से आग्रह करता हूं, अपने धर्म का पालन करिए, भारत के प्रत्येक कानून को विश्व का सर्वोत्तम कानून बनाइए, तभी भारत विश्व गुरु बन पाएगा। भारत में रामराज्य स्थापित करने के लिए सबसे पहली जो, मैं उस लाइन को बेसिकली एक ही लाइन पे आज बात रखूंगा, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। उससे ज्यादा जाएंगे तो समय पूरा हो जाएगा। जब हम रामराज्य की बात करते हैं तो जो सबसे पहला उदाहरण आता है रामराज्य का, जो हमारे संविधान में भी है, चूंकि चर्चा संविधान की हो रही है, मानव इतिहास में सबसे पहले इक्वेलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी जो हमारे संविधान में है, समता, समानता, समरसता, इसको इफेक्टिवली लागू करने वाले भगवान राम है। भगवान राम ने ऐसी व्यवस्था किया, मंत्री का बच्चा हो या संतरी का, किताब एक होगी, अलग अलग किताब नहीं होगी। आज की रेट में मुझे लगता है इंदौर में ही जो डीपीएस में पढ़ता होगा उसकी किताब अलग, जो यहां बच्चा पढ़ता होगा उसकी किताब अलग, बाल मंदिर वाले की किताब अलग, 10,000 रुपए फीस देने वाले की किताब अलग, 5,000 रुपए फीस देने वाले की किताब अलग, 2,000 रुपए फीस देने वाले की किताब अलग, सरकारी स्कूल वाले की अलग किताब। और संविधान क्या कहता है? सबको समान अवसर मिलना चाहिए। सबको समान अवसर कैसे मिलेगा? जब आपका एग्जाम एक, इंजीनियरिंग का एक एग्जाम, मेडिकल का एक एग्जाम, क्लैट का एक एग्जाम, बैंक का एक एग्जाम, रेलवे का एक एग्जाम, आईएएस का एक एग्जाम, पीपीएस का एक, एमपी जो पीएससी उसका एक एग्जाम। जब एग्जाम एक है, किताब अलग अलग है, इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी भाई? या तो ऐसे करो
इंजीनियरिंग का एक पेपर सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से बनाओ, एक पेपर आईसीएसई बोर्ड के हिसाब से बनाओ, एक पेपर एमपी बोर्ड के हिसाब से बनाओ, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन जब पेपर एक है तो सिलेबस एक क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीब और अमीर के बच्चे की किताब एक हो जाए, सबसे बढ़िया सामाजिक समरसता उससे आएगी, सबसे बढ़िया जो क्लास है वो खत्म होगी। जब मेरा बेटा, मेरे ड्राइवर का बेटा, मेरे काम वाली का बेटा तीनों एक किताब पढ़ेंगे, तब जाके सामाजिक समरसता आएगी, ज्यादा अच्छी तरीके आएगी, ज्यादा इफेक्टिव आएगी। तो कॉमन सिलेबस लागू करने से जातिवाद टूटेगा, भाषावाद खत्म होगा, क्षेत्रवाद खत्म होगा, अलगाववाद खत्म होगा, कट्टरवाद खत्म होगा, मजहबी उन्माद खत्म होगा, और मैं तो कहता हूं जिहाद भी खत्म होगा। एक बहुत बड़ा खतरा जिहाद है, नफरत जो सिखाई जा रही है स्कूलों में। समाधान बहुत आसान है, राइट टू एजुकेशन है, उसमें एक शब्द जोड़िए, राइट टू इक्वल एजुकेशन बनाइए, ये राइट टू इक्वल एजुकेशन बनाइए, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड बनाइए, वन नेशन वन सिलेबस लागू करिए। जीएसटी वाले है ही है यहां पे। भाई व्यापारियों से मैं पूछना चाहता हूं, आपने जीएसटी को संभाल लिया, चल रहा है ना, थोड़ी दिक्कत आई, तकलीफ आई, लेकिन हो गया इंप्लीमेंट ना। इस देश में सबसे कठिन काम था वन नेशन वन टैक्स लागू करना, जीएसटी लागू करना सबसे कठिन काम था। वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन सिलेबस, तो उसमें 10% भी मेहनत नहीं लगेगी, आराम से लागू हो जाएगा। जैसे जीएसटी काउंसिल है, एजुकेशन काउंसिल बना दीजिए, जीएसटी का चेयरमैन होता है, एजुकेशन काउंसिल का चेयरमैन, सारे राज्यों के शिक्षा मंत्री उसके मेंबर, मिलकर बैठ के बना लीजिए। फिजिक्स, भाई फिजिक्स का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है, केमिस्ट्री का एक हो सकता है, जूलॉजी का एक हो सकता है, बॉटनी का हो सकता है, आपका हिंदी का एक हो सकता है, आपका इंग्लिश का एक हो सकता है, आपका संस्कृत का एक हो सकता है, आपका हिस्ट्री का चलो थोड़ा बहुत चेंज होगा, एमपी की हिस्ट्री थोड़ी अलग हो सकती है, यूपी की हिस्ट्री अलग हो सकती है। तो ठीक है भाई, 10 किताब पढ़ाना है तो 7 किताब कॉमन कर दीजिए, 3 किताब राज्यों पे छोड़ दीजिए कि भाई एमपी वाला 3 किताब अपनी अलग पढ़ा ले, यूपी वाला 3 किताब अलग पढ़ा ले। लेकिन 7 किताब तो कॉमन हो सकती नहीं हो सकती है? हो सकती नहीं है? हो सकती है, तो लागू क्यों नहीं हो रहा है? फायदा है कि नहीं है? नहीं, पीआईएल है, वो कह रहे हैं पीआईएल लागू कर दी, पीआईएल है इसकी, पीआईएल तो है, लेकिन सब पीआईएल से नहीं होगा। समस्या का समाधान जब तीनों स्थानों पे एक साथ चलता है, सड़क, संसद, सुप्रीम कोर्ट में, तो ज्यादा तेजी के साथ होता है। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट मेरी पीआईएल है, लेकिन संसद में लोग उसको उठाएं और ऐसे बौद्धिक परिचर्चा हो, पूरे समाज में इसका मैसेज जाए, हाँ भाई कॉमन सिलेबस अलग अलग क्यों, इंदौर में इतने सिलेबस क्यों, इंदौर का बच्चा भोपाल का बच्चा अलग किताब क्यों पढ़े, ईडब्ल्यूएस बीपीएल अलग अलग किताब क्यों पढ़े, सेठ जी का लड़का और ड्राइवर का लड़के किताब अलग क्यों? किताब तो एक हो सकती है। बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, वो बात तो समझ में आती है, लेकिन किताब अलग अलग क्यों? तो ये हो सकता है, आराम से हो सकता है, लेकिन इस पे एक विमर्श की जरूरत है। तो आप सब लोगों से मेरा आग्रह है, इन चीजों पे समझना, बोलना, लिखना शुरू करिए। और इसका सबसे बढ़िया स्थान है, 3 तो मैंने बताया, सड़क, संसद, सुप्रीम कोर्ट, जो चौथा इफेक्टिव माध्यम है वो है सोशल मीडिया। आप में से कितने लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं? जरा हाथ खड़ा करिए। बहुत, सब लोग करते हैं। कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं? लगभग। जो नहीं करते, मैं कह रहा हूं फेसबुक अकाउंट बना लीजिए भाई। एक फेसबुक पे 5000 फ्रेंड बन सकते हैं। इस हाल में कई 100 लोग बैठे हुए हैं। अब अगर जितने लोग बैठे हैं सब 5-5 हजार फ्रेंड बना लें, तो आपकी बात करोड़ों तक पहुंचेगी। अगर 1000 आदमी 5-5 हजार फ्रेंड बना ले, तो आपकी सीधे सीधे 5 करोड़ तक पहुंच गई। तो आज जो बात अभी हम यहां कर रहे हैं, ये कल तक 5 करोड़ लोग तक पहुंच जाएगी। तो विमर्श खड़ा हुआ कि नहीं खड़ा हुआ? तो मैं ये कह रहा हूं, फेसबुक को केवल बर्थडे केक सेलिब्रेट करने, अपनी फोटो डालने, सेल्फी डालने, वो करिए, अच्छी बात है, वो भी करना चाहिए, लेकिन राष्ट्र निर्माण में उसका यूज करिए। राष्ट्र निर्माण में ये यूज है, अच्छी बातों को शेयर करिए। आप अच्छी बात नहीं लिखोगे तो लोग गलत बात शेयर करने के लिए तैयार बैठे हुए। तो गलत बात कम हो, अच्छी बात ज्यादा हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, तभी तो प्राणियों में सद्भावना आएगी। तो धर्म का जय हो तब जब धर्म की बात ज्यादा से ज्यादा हो।
और माध्यम मैं आपको बताया, घर बैठे बैठे 10 मिनट के अंदर अपनी बात कह दीजिए, बंगाल में आपका कोई दोस्त देख लेगा। यह भी हो सकता है आपकी छोटी सी बात धीरे धीरे सांसद जी तक पहुंच जाए, किसी विधायक तक पहुंच जाए। आपकी छोटी सी बात, आपका छोटा सा पोस्ट सांसद जी को अच्छा लग जाए, अच्छा लग जाए तो हो सकता है वो संसद में उठा दे। आपका छोटा सा एफर्ट इंदौर में घर में बैठे बैठे छोटा सा एफर्ट हो सकता है संसद तक पहुंच जाए, भोपाल के विधानसभा तक पहुंच जाए। हो सकता है हमें अच्छी लगे तो मैं उसमें सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी कर दूं। इतना काम हो सकता है।